सर बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर वॉर ऑन टेरर पर हमारी ये लगातार विशेष कवरेज। आतंकवाद पर पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए भारत के ऑल पार्टी डेलीगेशन की पहली टीम आज रवाना हो चुकी है। मोदी सरकार ने 7 डेलीगेशंस को दुनिया के अलग अलग देशों में भेजने का फैसला किया था और उसमें से 2 प्रतिनिधिमंडल आज रवाना हो गए हैं, जिस डेलीगेशन नंबर 4 को शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे लीड कर रहे हैं और दूसरा डेलीगेशन है डेलीगेशन नंबर 3, जिसे जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा लीड कर रहे हैं। श्रीकांत शिंदे वाला डेलीगेशन नंबर 4 आज यूएई रवाना हुआ है और संजय झा वाला डेलीगेशन नंबर 3 ये पहले रूस जाएगा। इसके अलावा डीएमके की सांसद कानीमोरी के नेतृत्व वाली डेलीगेशन नंबर 6 ये कल रूस के लिए रवाना होगा और इस डेलीगेशन में शामिल इन डेलीगेशंस में शामिल नेताओं का यह कहना है कि ये पार्टी का नहीं बल्कि देश का डेलीगेशन है और देश की बात दुनिया को बताने के लिए जा रहे हैं। आज तक देश में आतंकवाद के खिलाफ इस तरह का कार्रवाई पाकिस्तान पर नहीं किया था। थोड़ा बहुत कार्रवाई होता था, बात होती थी। अब सीधा का सीधा ये न्यू नॉर्मल है। अगर आतंकवादी कार्रवाई होगी तो ये माना जाएगा कि अब वहाँ की सरकार ये करवा रही है और उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, युद्ध माना जाएगा। ये जो प्रधानमंत्री जी 7 डेलीगेशन को पूरा दुनिया में भेज रहे हैं और दुनिया में यही बताने के लिए कि उसकी पूरी की पूरी सरकार और आर्मी जो है वही पीछे है इस आतंकवाद की। तो ये पर्पस है इससे। हम लोग जहां भी जा रहे हैं हम लोग देश के रिप्रेजेंटेटिव होके जा रहे हैं, किसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होके नहीं जा रहे। ये ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं इस डेलीगेशन को लेकर हो रही राजनीति की। डेलीगेशन की रवानगी से पहले कल जब एक सर्वदलीय डेलीगेशन की बैठक हुई तो शशि थरूर ने कहा, कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने बताया कि सब लोग बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं। दरअसल पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी जो है एक्सटर्नल अफेयर्स को लेकर के उसकी ब्रीफिंग की थी विदेश सचिव मिस्री साहब ने और बाहर निकलकर सब नेताओं ने कहा कि सबने बहुत सारे सवाल पूछे उनसे और हमें सारे सवालों के जवाब मिल गए। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके बारे में उनको विदेश सचिव की तरफ से नहीं बताया गया और अब पूरा डेलीगेशन भारत की बात दुनिया को बताने के लिए तैयार है। अब इसको लेकर जो राजनीति हो रही है उसमें सबसे दुख की बात यह है कि जो डेलीगेशंस दुनिया को जा रहे हैं जिसमें सारी पार्टियों के नेता शामिल हैं, कांग्रेस पार्टी इसको ध्यान भटकाने की एक्सरसाइज बता रही है। वो कह रही है कि पहलगाम के आतंकवादी भी घूम रहे हैं और अब हमारे नेता भी घूमने के लिए निकल गए। क्या लॉजिक है इस बात को कहने का? उनके जो प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कहते हैं कि ये छुटपुट कार्रवाई कर दिया मोदी सरकार ने ध्यान भटकाने के लिए, इससे क्या होगा। इससे पहले शशि थरूर का नाम एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए भारत सरकार ने सुझाया तो कांग्रेस पार्टी ने शशि थरूर का नाम वापस ले लिया और अपने 4 नेता को नाम दे दिया। उन्होंने कहा कि हमसे पूछकर क्यों नहीं कहा आपने। तो अब इतनी राजनीति एक ऐसे काम के लिए जो दिखाई दे रहा है कि सिर्फ देश की बात कहने के लिए इनको भेजा जा रहा है। और ये तो इस बात पर तो खुश होना चाहिए सबको कि सरकार ने सारी पार्टियों के नेताओं को इस काम के लिए चुना। उन नेताओं को भी चुना है जो जब हमारे यहां राजनीति या किसी मसले पर बात होती है तो ये खुलकर मोदी सरकार का विरोध करते हैं और वो नेता भी आज चुने गए हैं कि वो भारत की बात करें। असदुद्दीन ओवैसी को भी चुना गया है। डीएमके पूरी तरीके से विरोध में है बीजेपी के, कानीमोरी को उस काम के लिए चुना गया है। ऐसे तमाम लोग हैं, तो फिर इस पर ये राजनीति क्यों? सुनिए जरा बयान। अच्छा, हम फॉरेन सेक्रेटरी और एमईए के साथ एक काफी लंबी चर्चा किए क्योंकि 23 मेंबर आए थे और उनको 24, मुझे भी गिन के 24, और बहुत लोगों को प्रश्न पूछना था और ये इन प्रश्नों के लिए बहुत डिटेल्ड और सेटिस्फैक्टरी जवाबें भी मिली हैं कि आपने देखा कि जब सब लोग बाहर निकले बहुत संतुष्ट होकर ही निकल रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है कि कमेटी के भीतर जो भी प्रश्न लोगों के मन में थे, और आपको पता है कि कई पार्टियां के प्रतिनिधि हैं हमारी कमेटी में, कई विपक्ष के लोग भी प्रश्न पूछे, मैं सबको मौका दे दिया। मैं खुद अपने प्रश्न पूछने के लिए मुझे वक्त नहीं मिला क्योंकि 7 बजे तक इतने लोग प्रश्न पूछ रहे थे, लेकिन सारे के सारे जवाब मिल चुके हैं और इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अच्छा मीटिंग हो। मांग करते रहे, सर्वदलीय बैठक बुलाए, अध्यक्षता कीजिए, विशेष सत्र बुलाइए। उन्होंने ये जो बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल है सांसदों का, उन्होंने इसकी घोषणा कर दी। ये तो एक डाइवर्जन है, ध्यान हटाने का एक और प्रयास है। आज भी पहलगाम के आतंकवादी को पकड़ा नहीं गया है, आज भी वो लापता है, यहां वहां चल घूम रहे हैं, हमारे सांसद भी घूम रहे हैं और पहलगाम के आतंकवादी
जो आतंकवाद सीधे तरीके से वो शामिल थे, पहलगाम के टेररिस्ट, वो कहाँ हैं? वो गिरफ्तार तो नहीं हुए, मारे तो नहीं गए हैं। ಮೋದಿ ಬರೇ ತನಗೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಮತ್ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಅದರ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೋದಿ ಅವರು 17ನೇ ತಾರೀಕು ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ ಹೋಗೋರಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತ ಮಾತು ನೀವು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ್ರೆ 26 ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನ ಉಳಿತೀವು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈಗೇನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಚುಟ್ಪುಟ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ राजनीति की भी एक सीमा होती है और ऐसे हालात में जब आपका दुश्मन देश के साथ युद्ध चल रहा हो, ऐसे में आपके मुख्य विपक्षी पार्टियों के नेता ऐसे ऐसे बयान करें। पहले बात कर लेते हैं, आइए हम मल्लिकार्जुन खड़गे की। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं? कनाडा में बोल रहे थे, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को कश्मीर जाना था अप्रैल महीने में, लेकिन उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया क्योंकि उनको खुफिया एजेंसियों ने इनपुट दे दिया था कि वहां पर कोई आतंकवादी घटना हो सकती है, आप मत जाइए। अब ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी को यह मालूम था कि वहां कोई आतंकवादी वारदात होगी तो वो पर्यटकों को भी आगाह कर देते, तो वहां पर्यटक भी नहीं जाते, ना मारे जाते और ना ये उन्होंने कहा छुटपुट कार्रवाई हो जाती हमारे पाकिस्तान के साथ। अब पहले तो उनको ये जानकारी किसने दी कि प्रधानमंत्री मोदी को पता था कि वहां कोई आतंकवादी वारदात होगी? पॉइंट नंबर 1, पता भी था तो वहां वो क्या लाखों पर्यटक जो पहुंचे हुए थे सबको 4 दिन के अंदर वापस बुला लेते? कैसे करते? कैसे उनको बताते कि हमारे पास कोई इनपुट है, यहां कुछ होगा, आप सब लोग तुरंत वापस चले जाइए? व्यवहारिक बात। और तीसरा, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये ध्यान भटकाने के लिए डेलीगेशन भेजे जा रहे हैं, आतंकवादी भी घूम रहे हैं, हमारे नेता भी घूम रहे हैं। क्या उन्होंने समानता देखी दोनों चीजों में? उन्हीं की पार्टी के सलमान खुर्शीद भी उस ब्रीफिंग का हिस्सा थे जो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के सामने विक्रम मिस्री विदेश सचिव ने दी। सलमान खुर्शीद ने बाहर निकल करके कहा कि किसी तीसरे देश के दबाव में भारत ने सीज फायर नहीं माना, इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान की डीजीएमओ ने सफेद झंडा दिखाकर भारत के डीजीएमओ को फोन किया और हमने उसके बाद ये अंडरस्टैंडिंग बनी कि हम मिलिट्री कार्रवाई फिलहाल रोकेंगे, इसमें अमेरिका का कोई और रोल नहीं था। कांग्रेस पार्टी क्या कहती है कि आप अमेरिका के दबाव में क्यों झुक गए? सलमान खुर्शीद उन्हीं की पार्टी की दूसरी बात कहते हैं। इसी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है शशि थरूर, कांग्रेस पार्टी के नेता, ये स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट के चेयरमैन है। उन्होंने बाहर निकल करके क्या कहा? हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिल गए, भारत सरकार ने कुछ नहीं छुपाया। इतने प्रश्न लोगों ने पूछे जिसमें सारे दलों के लोग थे पार्लियामेंट की कमेटी में कि मैं खुद चेयरमैन था, मुझे अपने सवाल पूछने का वक्त नहीं मिला। लोगों ने इतने सवाल पूछे और विदेश सचिव ने सबके सवाल दे दिए। और राहुल गांधी क्या कहते हैं कि आपने पाकिस्तान को मुखबिरी क्यों की? पहले क्यों बता दिया कि हम हमला करने वाले हैं? हमारे कितने जहाज मारे गए? तो कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल स्टैंड की पोल खुद उन्हीं की पार्टी के नेता वो खोल रहे हैं जो जिनके सामने सरकार सारी बातें बता रही है, डिस्क्लोज कर रही है। सर, हमें दुश्मन तो मार ना सका, अपनों ने मार दिया। इससे बड़ा और क्या विडंबना हो सकती है भारत के अंदर? अगर मैं सबसे पूछूं कि क्या आप भारतीय हैं? अगर आप भारतीय हैं तो आपको भारत के लिए लड़ना चाहिए, आपको भारत की हर वो कामयाबी पूरी दुनिया को बतानी चाहिए जो दुनिया आज के दिन जानना चाहती है। जो अब संदूर हुआ ये पूरी दुनिया में एक न्यू नॉर्म है। ये एक अलग प्रकार का ऑपरेशन भारत ने करके दिखाया उस मुल्क के खिलाफ जो एक न्यूक्लियर थ्रेट के नीचे उग्रवादियों टेररिस्ट को भेज के दहशतगर्दी फैला रहा था भारत के अंदर। और डर क्या दिखाता था भारत को कि मेरे पास न्यूक्लियर बम है। और ये पहली बार भारत ने उस देश को अंडर न्यूक्लियर थ्रेट एक उसका ब्लफ को कॉल किया और एक न्यूक्लियर आर्म्ड देश के खिलाफ काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन करा और इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन किया। आज के दिन पूरी दुनिया इसका चर्चा कर रही है। आपको गर्व होना चाहिए अपनी आर्म फोर्सेस के ऊपर, आपकी आर्मी, आपकी नेवी, आपकी एयरफोर्स, आपके जो कमांडर हैं, आपके जो प्लानर्स हैं, आपकी आज के दिन की सरकार, आपको उसके ऊपर फख्र होना चाहिए। और आप उसके ऊपर सवाल पूछ रहे हैं छुटपुट। आपने क्या कर दिया 26/11 के बाद? सिवाय कि एक कॉन्फ्रेंस करके बोला कि ये तो साहब सैफरन टेरर है, ये तो पता नहीं किसने कर दिया है, ये अंदर के लोगों ने कर दिया। अगर कसाब जिंदा ना पकड़ा जाता तो पाकिस्तान कभी कबूल ही ना करता कि 26/11 के अंदर पाकिस्तान का हाथ था।
ये लकवी, ये जो आपका हाफिज सईद और जो अभी हम पकड़ के लाए हैं अमेरिका से, कोई हमारे हाथ ना आता। तो मेरा कहने का मतलब ये, आप खुद तो कुछ कर नहीं पाए। अगर आज के दिन अगर आज की मौजूदा गवर्नमेंट ने, आज की सेना के अध्यक्षों ने, आज के CDS ने, आपकी आर्म फोर्सेस ने, हमारी टेक्नोलॉजी ने, हमारे साइंटिस्ट ने वो करके दिखाया जो पूरी दुनिया वाह वाह कर रही है, आपको फख्र होना चाहिए। और आप उसको छुटपुट बोल रहे हैं। बड़े 1971 की लड़ाई में भी अफसोस होता है इसके ऊपर। 71 की लड़ाई में भी सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतनी अंदर घुस के कार्रवाई नहीं हुई थी पाकिस्तान में जैसी इस बार हुई है। आप बहावलपुर में, जो पंजाब उनका जो है 200-300 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ बॉर्डर से, वहां घुसकर आपने कार्रवाई की है, मिसाइलें उनके 13 एयरबेस पर गिराई और आप कह रहे हो कि ये छुटपुट कार्रवाई है। मैं आपको सलमान खुर्शीद का बयान सुनाता हूं। सलमान खुर्शीद बाहर निकले और उन्होंने खुद कहा कि इसमें हमें सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए और अमेरिका का इसमें कोई रोल नहीं था। ये कांग्रेस पार्टी के जो ऑफिशियल स्टैंड है, जो सवाल पूछे जा रहे हैं सरकार से, उससे बिल्कुल अलग है। सुनिए। किसी किस्म का हस्तक्षेप कहीं नहीं था, कहीं मध्यस्थता नहीं थी। लेकिन जब विश्व में ऐसी चीज होती है तो अलग अलग लोग प्रयास करते हैं कि कुछ संदेश दें, कुछ कहें, कुछ पहुंचाएं। लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो दोनों देशों के बीच में ही हुआ है। जब हमने जब जो एस्केलेट हुआ था मामला तो हमारे बीच का था, जब खत्म हुआ, समाप्त हुआ तो हमारे बीच का समाप्त हुआ। पाकिस्तान DGMO की ओर से पहल हुई, उन्होंने ये कहा कि इसको हम समाप्त करें। हमने कहा कि आप समाप्त करने को तैयार हैं तो कर दीजिए, 5 बजे समाप्त हो। जो देश में राजनीति है, जो देश में हमारा अधिकार है, दायित्व है, वो अलग है। देश के बारे में बाहर जाकर जो बोलना है वो अलग है। अब सलमान खुर्शीद ने बहुत कुछ खुद ही कह दिया है। अब ये कांग्रेस पार्टी को सोचना है कि वो जो इस वक्त जो रवैया उसने रखा हुआ है, क्या उससे देश को कोई भी फायदा हो रहा है। और ये सवाल सीधे राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए, जो बातें वो कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश के लिए एक नए रक्षा कवच को बनाने का ऐलान किया है, जिसका नाम उन्होंने दिया है गोल्डन डोम। जैसे इजराइल का डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, जो हमास जो रॉकेट्स दागता है उसको विफल बनाता है, ऐसे इसी तर्ज पर उन्होंने कहा कि हम गोल्डन डोम बनाएंगे, जिससे विदेशी मिसाइली हमलों से बचा जाए और एक गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार किया जाए। अब इसकी लागत सुनिए आप। इसकी लागत है 14 लाख करोड़ रुपया। फिर बता रहा हूं आपको, 14 लाख करोड़ रुपए से बनेगा यह आयरन डोम सिस्टम। यह गोल्डन डोम ऐसा कवच होगा जिसमें अंतरिक्ष में हथियार तैनात किए जाएंगे, जो दुश्मनों की मिसाइलों को लॉन्च होते ही तबाह कर देगा या लॉन्च होने से पहले ही उनको विफल बना देगा। अब स्पेस में जो है मिसाइलें जो हैं, क्योंकि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो स्पेस तक जाती है, तो स्पेस में हमला किया जाएगा उसके ऊपर, और गोल्डन डोम स्पेस से होने वाले हमले को भी रोकने में सक्षम होगा। अब इस गोल्डन डोम का मैंने आपको लागत बताया। राष्ट्रपति ट्रंप ने दरअसल जब वो कैंपेन कर रहे थे तब भी ये कहा था कि हम ऐसा एक सिस्टम बनाना चाहते हैं। अब अमेरिका को खतरा किससे है? अमेरिका के 2 दुश्मन हैं। सबसे पुराना दुश्मन रशिया और अब नया दुश्मन है चीन। दोनों के पास काफी ताकत है। चीन भी स्पेस वॉर्स की बातें करता है, बहुत करता है। अंतरिक्ष में चीन का काफी अचीवमेंट्स भी हैं। रूस तो अमेरिका के साथ स्पेस वॉर्स में शामिल रहा ही है। तो अब जो अगली लड़ाइयां होंगी, क्या वो स्पेस में लड़ी जाएंगी? आपको सुना रहा हूं ट्रंप ने इसका ऐलान करते हुए क्या कहा। As we make a historic announcement about the Golden Dome missile defense shield, that's something we want, and Ronald Reagan wanted it many years ago, but they didn't have the technology. But it's something we're going to have. We're going to have it at the highest level. In the campaign, I promised the American people that I would build a cutting-edge missile defense shield to protect our homeland from. बैल साहब, कैसे काम करेगा ये 14 लाख करोड़ का है डिफेंस सिस्टम? बिल्कुल सही कह रहे हैं सौरभ जी। इसकी रिक्वायरमेंट, जैसे इन्होंने पहले आपने भी बताया कि इलेक्शन प्रॉमिस था, पर इससे ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि जो इनके दुश्मन देश है, चाहे वो रशिया है, चीन है या फिर नॉर्थ कोरिया, बाद में जब उसके पास ICBMs होंगी, तो उन सबसे खतरा क्या है इसको, इस USA को? वो ये खतरा है कि न्यूक्लियर मिसाइल्स आके कहीं अमेरिका पे ना लग जाए, कभी भी ऐसी सिचुएशन बनती है तो इस वजह से उसको बहुत अहम गिना जाता है। ये अभी का इनिशिएटिव नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव, जिसे उस समय
बात करते थे स्टार वॉर्स कह के, तो वो रोनाल्ड रीगन के टाइम में 1983 में आया था। उसके बाद 10 साल के बाद उन्होंने छोड़ दिया 1993 में, 3 कारणों की वजह से। सबसे पहला कारण था कि बहुत ही महंगा था, दूसरा कारण था उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, और तीसरा कारण था कि वो फ्यूल कर रहा था आर्म्स रेस को, यानी कि रशिया पहले और बाद में चीन उससे भी आगे बढ़ के अपने वेपन सिस्टम्स को ऐसे बनाना चाहते थे ताकि वो ऐसी मिसाइल्स हो, ऐसे वेपन सिस्टम्स हो, ऐसी स्पीड्स हो कि वो इसको भी भेज सके। तो उस आर्म्स रेस को फ्यूल नहीं करना चाहते थे। लेकिन बहुत अहम चीज इसमें आ जाती है, इसकी कॉस्ट जो है अभी $175 बिलियन, जिसमें $25 बिलियन पहले, लेकिन $542 बिलियन बाद में होगा। लेकिन एक और बड़ी अहम चीज आती है, वो ये आती है कि अगर ये स्पेस का इनिशिएटिव, और ये क्यों जरूरी इसलिए भी है क्योंकि अभी तक जितने भी आईसीबीएम्स हैं वो लॉन्च फेज तो ठीक है उसमें तो करते नहीं थे, लेकिन क्रूज फेज में भी नहीं करते थे। अभी आईसीबीएम जब री एंट्री करती है वहीं पे उनके नैसैम सिस्टम हो गए या फिर उनके दूसरे सिस्टम जो है एरो 2, एरो 3 वो इफेक्टिव है, लेकिन कोई भी सिस्टम स्पेस में नहीं है। आउटर स्पेस ट्रीटी क्या कहती है 1967 की कि आप कुछ पे वेपन्स भी नहीं लगा सकते स्पेस में। अगर ये स्पेस शील्ड बनाते हैं, होल्ड हो रही है, अभी ट्रीटी है कि आप स्पेस को वेपनाइज नहीं करेंगे, बिल्कुल वेपनाइज नहीं करेंगे, और साथ में खासकर न्यूक्लियर वेपन से। लेकिन अगर ये ट्रीटी का उल्लंघन होता है और अगर ये नहीं कर सकते हैं, अगर ये नहीं कर सकते हैं कि अगर ट्रीटी को भी अब जैसे 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी को एब्रोगेट कर दिया गया था, तो अगर इसको नहीं भी फॉलो करते आर्म्स रेस तो पक्का होगा। इसका ये मतलब है कि चीन और रशिया जो है और बाद में नॉर्थ कोरिया। ठीक सर, आप दोनों का एक शॉर्ट कॉमेंट चाहूंगा, समय ज्यादा नहीं है। क्या ये स्पेस वॉर्स को न्योता दे रहे हैं ट्रंप? ये स्पेस वॉर का कोई हिस्सा नहीं है। देखिए है क्या चीज ये 3 चीज को है, बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और क्रूज। क्रूज का मतलब है जमीन धरती, और इसमें ग्राउंड बेस्ड है और सैटेलाइट बेस्ड है। बेसिकली वो अभी है भी परखना, किसी की परखना भी नहीं है कि वहाँ से हम इसको मारेंगे। बात यह है कि इसको टेक्नोलॉजी से कैसे जोड़ा जाए। हाइपरसोनिक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अमेरिका के लिए, क्योंकि रशिया ने भी बना लिया है, इंडिया भी कहीं है, चाइना भी कह रहा है कि हम पहुँचने वाले हैं, वी आर अराइविंग, अमेरिका भी दावा करता है। हाइपरसोनिक का मतलब यह 10 गुना साउंड की स्पीड से 10 गुना, उसको आप 5 गुना तो अभी हम अचीव हो चुका है, 10 गुना की बात है। जो हम बात कर रहे हैं हाइपरसोनिक जो अभी रशिया बना रहा है वो 10 गुना की बात कर रहा है, 5 गुना तो बन ही चुका है। बात इसकी है कि इसको रोकेंगे कैसे। तो वो कहते हैं जैसे उसके 4 लेयर्स, इन्होंने कहा है, इंडिया ने 3 लेयर किया है, ये कहते हैं हम 4 लेयर में एयर डिफेंस की 4 लेयर बनाएंगे। उसकी जो डिडक्शन है कि डेटा कैसे करेंगे, वो उसके लिए उन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी सर मैं एक बार मैसेज साहब से ही पूछ लूं, तो आप कह रहे हैं स्पेस वॉर्स वाली कोई बात नहीं है इसमें? ऑलराइट, क्या खतरा है ऐसा अमेरिका को कोई चीन और किसी और देश से? देखिए खतरा है इसीलिए है क्योंकि ये रशिया, यूक्रेन और इजराइल, हमास और ये जो अभी ईरान के साथ चल रहा है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में भी अभी ये 3 एक सैंपल्स मिल गए। तो एयर डिफेंस एक देश के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसका ये सिस्टम है पूरा ये गोल्डन डोम जो बनाना चाहते हैं। बेसिक है कि अमेरिकन टेरिटरी में कोई भी मिसाइल या किसी भी प्रकार की हिट नहीं करनी चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया जनरल दत्ता, जनरल मेस्टन, जनरल सिन्हा, कमोडोर बैन, बहुत धन्यवाद आपका। कल फिर मुलाकात होती है आपसे।